वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र में समीकरणों का प्रयोग क्या है। अर्थशास्त्र में जो सिंपल समीकरणों के प्रयोग से संबंधित प्रश्न आपसे आते हैं वह मांग फलन दिया होता है, पूर्ति फलन दिया होता है इक्वेशन के रूप में, उसको सॉल्व करना होता है। कभी कभी उसमें पूछा जाता है कि साम्यावस्था कीमत और साम्यावस्था मात्रा क्या होगी, या कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि इस प्राइस पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड क्वांटिटी कितनी होगी, या ऐसी कौन सा मूल्य होगा जिस पे मांग जीरो हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आज की क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित हम लोग जो वीडियो आज डिस्कशन यहाँ दे रहे हैं उसमें हम लोग समीकरण के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हुए तब हम यह जानने का प्रयास करेंगे अर्थशास्त्र में समीकरणों का प्रयोग क्या होता है। यह समीकरण देखिए, एक सवाल दिया हुआ है, पूर्ति फलन दिया हुआ है और फिर कहा जा रहा है कि दो प्रश्न से पूछ रहे हैं कि जब प्राइस 10 हो तो पूर्ति की मात्रा कितनी होगी, और यदि क्वांटिटी सप्लाइड जो है 40 हो तो कीमत क्या होगी उस स्थिति में। तो हम लोग यहाँ जो प्रश्न देख रहे हैं यह सिंपल प्रश्न है अर्थशास्त्र में समीकरणों के उपयोग से संबंधित। सिंपल हम लोग चर्चा अगर करें समीकरण के बारे में तो जो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं समीकरण में, वहाँ हम लोगों ने देखा था, यानी इस सवाल को हम सॉल्व करें इसके पहले एक थोड़ी सी हम लोग रूपरेखा बना देते हैं समीकरण की। समीकरण सिंपली रेखीय समीकरण हो जाते हैं, जो उसके प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा में एक बार फिर से निकाल कर दे रहे हैं। समीकरण ऐसा बीजगणितीय संबंध होता है, जैसे एक फलन के रूप में जब लिखा जाता है f(x) = 0, तो यह समीकरण तब होता है जब यक्स के किसी एक विशिष्ट मान के लिए यह संगत हो। जब यक्स के किसी विशिष्ट मान के लिए ही यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यह जो प्रतिबंध होता है बीजगणितीय, यह समीकरण कहलाता है। जिसके प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। यह ऐसा समीकरण होता है जिसमें जो हमारी राशि है, ज्ञात राशि x है, उसका जो पावर होती है उसकी पावर ये 1 होती है। जैसे अगर हम समीकरण लिखें ax + b = 0, यह रेखीय समीकरण कहलाएगा क्योंकि x की यहाँ जो पावर है वह 1 है। तो जब x की पावर 1 होगी तो वह लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण कहलाएगा। इसके विपरीत अगर x की पावर जो हमारी यह समीकरण है उस समीकरण में x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे इस तरह का ax² + bx + c = 0। यहाँ x 2 बार आया है, एक बार bx के साथ में आया है, एक बार a के साथ में आया है। यहाँ जो कंडीशन हमने पहले लिखा हुआ, यहाँ पे कंडीशन है कि a = 0 नहीं होगा क्योंकि a और b दोनों कांस्टेंट है। यहाँ भी a और b दोनों कांस्टेंट है और a के साथ भी x² लगा है, b के साथ भी x लगा हुआ है, लेकिन x की जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है। इसलिए इस समीकरणों को हम लोग बोलते हैं द्विघाती समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघाती समीकरण। और इस समीकरण को जो सॉल्व करने का तरीका होता है वह या तो फिर हम सिंपल गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, जैसे हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं, या तो फिर श्रीधराचार्य के सूत्र से इसका हल हम निकालते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र कहलाता है कि अगर एक कंडीशन दिया गया है ax² + bx + c = 0, तो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी, 2 वैल्यू प्राप्त होगी, चूंकि x की पावर 2 है मैक्सिमम, तो x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। उसका मान होगा x बराबर x बराबर -b + b² - 4ac, a स्क्वायर रूट में रहेगा /2a। तो एक बार x की वैल्यू -b+ के साथ रहेगी, एक बार -b- के साथ रहेगी, और यहाँ पे a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और c की वैल्यू रखकर हम इस श्रीधराचार्य सूत्र से भी इस समीकरण का मान प्राप्त कर सकते हैं, x के मान प्राप्त कर सकते हैं। जो इक्वेशन का एक और रूप होता है जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं वो होता है युगपत समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन।
युगपत समीकरण के नाम से स्पष्ट है, साइमल्टेनियस, दो कंडीशन एक साथ फुलफिल होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, ये जो समीकरण होता है जिसमें दो प्रतिबंध एक साथ लिखे रहते हैं दो चरों के रूप में, वह साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाता है। इसलिए कि इस दोनों प्रतिबंधों में जो x और y की वैल्यू होती है वह वैल्यू एक ही होती है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है एक साथ। एक्स वाई की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वही दूसरे में भी होगी। ऐसा नहीं कि समीकरण 1 में एक्स वाई की दूसरी वैल्यू हो और समीकरण 2 में एक्स वाई की कोई अन्य वैल्यू हो। इसी प्रकार यह जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है वह तीन चरों के साथ भी हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मान लीजिए 15 कहा जा रहा है, एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर 10, एक्स माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, सपोज करिए इक्वेशन है। यह भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है लेकिन ये तीन चरों का है, 3 वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स। और यह साइमल्टेनियस इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स के साथ में है। क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए 2 इक्वेशन, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं इसलिए 3 इक्वेशन। एक चीज़ हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि समीकरण में या जो प्रतिबंध स्थापित हो रहा है बीजगणितीय संबंध, उसमें जितने चर होंगे उतने ही समीकरण बनने आवश्यक हैं, तभी उन चरों का मान प्राप्त होगा। अदरवाइज हम उस समीकरणों को ठीक ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 चर होते हैं वहाँ पे 2 समीकरण होते हैं, जहाँ पे 3 चर होते हैं उसमें 3 समीकरण होते हैं। आइए हम लोग मूल अपने टॉपिक पे आते हैं, अर्थशास्त्र में समीकरणों का उपयोग क्या है। यहाँ जो प्रश्न लिखा है हमने थोड़ी देर पहले यह शुरुआत किया था, यह पूर्ति का फलन दिया हुआ, पूर्ति का संबंध दिखा रहा है। क्यू क्वांटिटी मात्रा को दिखाता है, यहाँ पी और यह हम लोग थोड़ा सा बात करें इसके, इस इक्वेशन पे आइए, इस डायग्राम पे आते हैं। यह आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, BA1 में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे। यह मूल बिंदु है, इस अक्ष पे क्वांटिटी लिया गया है, मात्रा ली गई है, इस एक्स एक्सिस पे वाई अक्ष पे कीमत लिया गया है, प्राइस ली गई है। और यह मांग फलन है जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, जो ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है कीमत घटती जाती है, जैसे जैसे प्राइस घटती जाएगी वैसे वैसे कीमत, जैसे जैसे प्राइस घटती जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी घटती जाएगी। यह जो सप्लाई फंक्शन है यह पूर्ति फलन है, यह शो करता है कि प्राइस P और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ती जाएगी, आपूर्ति होने वाली जो मात्रा है उत्पादक द्वारा वह उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उत्पादन करता और उसकी सप्लाई बढ़ाता जाएगा। क्योंकि यह पूर्ति फलन उत्पादन करता से जुड़ा होता है इसलिए पॉजिटिव से, यह प्राइस से पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, और यह मांग फलन उपभोक्ता से जुड़ा होता है इसलिए यह प्राइस से निगेटिवली रिलेटेड होता है। तो इस सिंपल यहाँ पे देखिए पूर्ति फलन दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही पहचान सकते हैं अगर हमने दिया होता क्यू पूर्ति फलन है कि नहीं है। तो क्यू और पी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए पूर्ति फलन है। यहाँ पे सिंपल देखिए जो समीकरण आया वह कह रहा है कि पूर्ति फलन इतना है, तो मूल्य 10 रुपये पर पूर्ति की मात्रा क्या होगी, तो क्यू जो है वह क्वांटिटी की ही मात्रा दिखा रहा है, पी जो है प्राइस है, मूल्य है। तो सिंपल से हम लोग ऐसे इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, मूल्य 10 रुपये पर, तो यह हमें इक्वेशन जो दिया गया है क्यू बराबर जो प्रतिबंध है P + 10 है, तो कह रहा है P मूल्य 10 रुपये अगर हो तो यहाँ हम P बराबर 10 रख देंगे। इसी प्रतिबंध में हम P बराबर 10 रखेंगे तो Q = हो जाएगा 10 + 10, यानी Q = हो जाएगा 20, यानी जो उत्पादन की मात्रा है, जो पूर्ति की मात्रा होगी वह जब 10 रुपये मूल्य हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 20 इकाई। इसका जो दूसरा कंडीशन है वह दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि यदि यह क्वांटिटी 40 हो या पूर्ति 40 हो जाए तो उसकी कीमत क्या होगी, यानी किस कीमत पर इसकी जो उत्पादित मात्रा होगी या जो उसकी पूर्ति वाली मात्रा होगी 40 होगी। तो मान लेते हैं वह प्राइस जो है P है, तो इसमें हमसे P की मान पूछ रहा है। हमें जो प्रतिबंध दिया गया है हम इसी को यूज करेंगे, Q = P + 10। तो Q की मान दिया हुआ है QS बराबर 40, यहाँ S सप्लाई को शो कर रहा है, 40 = P + 10, 40
10 को इधर लाएंगे, -10 इक्वल टू पी, पी इक्वल टू 30। यानी जब कीमत 30 हो जाएगी तो उस स्थिति में जो मात्रा है वह 40 इकाई होगी। यह जो अगला सवाल हम लोग जिसमें बात करेंगे वह साम्यावस्था से पूछेगा। साम्य अभी सिंपल सम नहीं लिया हुआ है, केवल पूर्ति फलन की एक फलन लिया हुआ है। अभी दोनों फलन हम लोग लेंगे और दोनों फलन में देखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, साम्य मात्रा और साम्य कीमत क्या होगी। इस डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कि पूर्ति फलन और मांग फलन जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहीं इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। इसे हम लोग लिखते हैं, यही संतुलन की स्थिति है। BA1 में भी आप लोग पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि जब हम लोग संतुलन की स्थिति की बात करते हैं, जिसको हम लोग साम्यावस्था भी कहते हैं, संतुलन की स्थिति में जो हमारा डिमांड होता है वह सप्लाई के बराबर होता है। यानी मांग फलन हमारा जो होता है, मांग फलन इक्वल टू पूर्ति फलन, जो डिमांड फंक्शन है वह सप्लाई फंक्शन के आपस में बराबर। इसी कंडीशन को हम यूज करके इस जो अर्थशास्त्र में समीकरणों के उपयोग है इससे संबंधित सवाल जो आएंगे अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए कल हम उदाहरण लेते हैं जिसमें मांग फलन और पूर्ति फलन दोनों दिया हुआ है। मांग फलन दिया हुआ है x इक्वल टू 10 - 5p और पूर्ति फलन दिया हुआ है x बराबर -5 + 5p। देख रहे हैं यहाँ पूर्ति फलन मात्रा है x। मात्रा आपको समीकरण में या तो फिर x से दिखाया जाता है या फिर q से होता है, q से भी हो सकता है, x से भी हो सकता है। प्राइस कीमत p से ही दिखाई जाएगी। x और p के बीच देखें यहाँ निगेटिव रिलेशन, यहाँ पे x और p के बीच यहाँ निगेटिव, तो इसलिए मांग फलन हो गया। यहाँ पूर्ति फलन है इसलिए कि मात्रा और प्राइस के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, इसे पूर्ति फलन हो गया। अब इसी संबंध में, इसी दोनों प्रतिबंधों के आधार पर हम जो फलन दिए गए हैं मांग फलन और पूर्ति फलन, अगर इसी के आधार पर कहा जाए कि इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जिसको हम यहाँ पे x लिखा गया है वह कितना होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे कि संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में डिमांड फंक्शन बराबर सप्लाई फंक्शन, मांग फलन बराबर पूर्ति फलन। तो इसको इक्वेशन लिख लेंगे। डिमांड फंक्शन दिया हुआ, मांग फलन ये दिया हुआ x बराबर 10 - 5p, तो 10 के स्थान माइनस लिखेंगे, 10 - 5p। सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है -5 + 5p। अब पी को एक तरफ कर लेंगे, इधर -5p है तो इस तरफ जाएगा, इधर -5 है +5p लिखा ही हुआ है, इस 5p को इधर ले गए +5p हो गया। इधर 10 बचा हुआ है, यहाँ 10 5 को इधर लाएंगे +5 होगा, चूँकि इधर -5 है तो इधर इस तरफ आएगा तो +5 हो गया, बराबर 5p पर +5p यानी 10p। यहाँ हो गया 15, तो 15 बराबर हो गया 10p, तो 15/10 बराबर हो गया p, यानी एक कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी p इक्वल टू आपका आ गया 3/2। यानी जो संतुलन की कीमत है वह 3/2 होगा, यानी 1.5। अब संतुलन मात्रा भी पूछेगा, ये आपकी संतुलन कीमत हो गई। अभी सवाल आएगा वहाँ उसमें पूछेगा संतुलन मात्रा भी बताइए, संतुलन कीमत हो गई। अब इस p का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, हमको संतुलन मात्रा ज्ञात हो जाएगी। अब मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, मांग फलन में रख देते हैं। मांग फलन में p = 3/2 रखने पर मांग फलन हो x = 10 - 5p। अब p के स्थान पर हम लोग देंगे 3/2 बराबर 10 - 5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 15/2 बराबर 10 - 15/2 का मतलब 7.5, ये हो गया 2.5, या अगर इसको हम लिखें 5/2, यानी जो हमारी संतुलन मात्रा होगी, इक्विलिब्रियम इसको बोलेंगे संतुलन मात्रा, वह हो जाएगी x बराबर 5/2 और संतुलन कीमत p बराबर हो जाएगी 3/2। आन तो नहीं क्यों? यह एक हम लोग अगला समीकरण लेते हैं। किसी वस्तु का मांग फलन दिया गया है 50d = 45 - p, जहां d मांग को दिखा रहा है और p प्राइस है, बाजार कीमत है। इस फलन में जो मांग फलन दिया है वो एक प्रतिबंध, एक समीकरण के रूप में यहाँ 3-4 चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। एक तो कह रहा है कि p बराबर 24 अगर प्राइस है तो डिमांड क्या होगी, मांग क्या होगी। दूसरा कह रहा है
कि अगर मांग डी बराबर 0.2 है तो कीमत क्या होगी। तीसरे कंडीशन में कह रहा है शून्य कीमत पर अधिकतम मांग क्या हो सकती है, और चौथा कह रहा है कि बाजार में अधिकतम कीमत क्या हो सकती है इस प्रतिबंध के माध्यम से इस किसी वस्तु के लिए। तो इसी प्रतिबंध को हम लोग लेते हैं और चारों कंडीशन के आधार पर, चारों कंडीशन की स्थिति में हम लोग मान ज्ञात करते हैं। 44 माइनस पी इस दिया गया फलन है मांग फलन। अब पहली कंडीशन कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है कि पी बराबर 24 हो तो मांग क्या होगी, यानी डी बराबर पूछ रहा है जबकि प्राइस हमको दिया है 24। तो इस इक्वेशन में डी पूछ रहा है, तो जो हमको दिया गया प्राइस 24 उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 24 पी के स्थान पर। तो 50 डी इक्वल टू हो जाएगा 0, 4 में से 2 घटेगा 20, तो 50 डी इक्वल टू 20, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 20/50, ये कट जाएगा यानी 2/5, 5/2, 2/5 का मतलब हो गया कि 0.4, यानी जो मांग होगी अगर हम कीमत 44 रुपये कर देंगे तो मांग जो होगी 0.4 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि d इक्वल टू 0.2 अगर हो, तो अगर d बराबर 0.2 हो तो कीमत क्या होगी, यानी 50 डी का सम रखेंगे 0.2 इक्वल टू 44 माइनस पी। 50 में 0.2 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 44 माइनस पी, माइनस पी को इधर करेंगे प्लस पी इक्वल टू 44 माइनस 10, पी इक्वल टू हो जाएगा 34। ये दूसरा आंसर आ गया कि पी इक्वल टू हो जाएगा 34। तीसरी कंडीशन में लोग निकाल सकते हैं कि कह रहा सॉरी कीमत सवाल मिट गया, कीमत P बराबर 0 है तो उसमें अधिकतम मांग क्या होगी। तो P बराबर 0 की स्थिति में हम लोग देख रहे हैं 50 D इक्वल टू 44 माइनस पी, और उस जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें कहा था शून्य कीमत पर अधिकतम मांग क्या होगी। तो P इक्वल टू 0 था, तो 50D बराबर 44 माइनस 0, यानी 50D इक्वल टू हो गया 44, तो D इक्वल टू हो गया 44/50 इन मीन्स 8.8। ये 8.8 नहीं होगा बल्कि 0.88 होगा, क्योंकि वो नीचे 50 है, 0.88। तो जो तीन कंडीशन हो गई, चौथी कंडीशन कह रहा है कि अधिकतम कीमत पर मांग कितनी होगी, या बाजार में अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। प्रश्न था कि बाजार में अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। जो चौथी कंडीशन है वह कह रहा है कि बाजार में अधिकतम कंडीशन क्या हो, अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि बाजार में अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। बाजार में अधिकतम कीमत वह हो सकती है जहां पर डिमांड 0 हो जाए। पी जब मैक्सिमम होगी तो उस स्थिति में डिमांड 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो डिमांड और प्राइस का रिलेशन था, कर्व था, वो ऊपर से नीचे को गिरता हुआ होगा। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और इसका उल्टा भी था, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो वो कह रहा है कि डिमांड किस स्थिति में 0 हो सकती है। तो डिमांड उसी स्थिति में 0 हो सकती है घटते घटते जब प्राइस मैक्सिमम हो जाए। तो वो कह रहा है किस स्थिति में कौन सी ऐसी प्राइस होगी जिस पर डिमांड 0 हो जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि D इक्वल टू 0 रख देंगे इस समीकरण में। तो वह प्राइस क्या होगी 50D बराबर 44 माइनस पी। तो 50D के स्थान पर 0 रखेंगे बराबर 44 माइनस पी। ये 50 में 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, 44 माइनस पी, तो P इक्वल टू हो जाएगा 44, यानी वह जो हमारी कीमत होगी वह 44 रुपीज़ होगी। जैसे ही 44 रुपये हो जाएगा उसकी डिमांड 0 हो जाएगी। यह एक नया एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल 4। मांग फलन दिया हुआ है D इक्वल टू 20 माइनस 2P, पूर्ति फलन दिया हुआ है S बराबर -4 + 3P। इसमें पूछ रहा है कि साम्य मूल्य और मात्रा ज्ञात कीजिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर सरकार 1 रुपये प्रति इकाई टैक्स लगा देती है तो उस स्थिति में साम्य मूल्य और मात्रा क्या होगी। अगर सरकार प्रति इकाई 50 पैसे सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, तो उस स्थिति में साम्य मूल्य और मात्रा कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरली पहली कंडीशन में कि साम्य मूल्य और मात्रा कितनी होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम मात्रा क्वांटिटी कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि साम्य मात्रा या साम्य स्थिति में जो अगर हम मूल्य और मात्रा निकाल रहे हैं तो उस स्थिति में
डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन के होता है। तो दोनों को बराबर करेंगे। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 20 माइनस 2p, सप्लाई फंक्शन आपका दिया हुआ है -4 प्लस 3p। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, p को एक तरफ कर देंगे, बाकी जिसमें संख्या अकेले है उसको एक तरफ कर देंगे। यहाँ -2p है तो इधर हम लाएंगे, ये 3p इधर प्लस है, इधर आएगी +2p हो जाएगा। इस तरफ 20 है ही, ये -4 इधर आ जाएगा +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 5p, यानी 5p इक्वल टू 24। तो इसका मतलब होगा p बराबर होगा 24/5 यानी 4.8। साम्य मूल्य जो हो गई वह 4.8 हो गई। साम्य मात्रा हम निकाल सकते हैं। अब इसी को p इक्वल टू 4.8 रख दीजिए। p बराबर 4.8 रखने पर किसी भी एक फलन रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। 20 माइनस 2p, 20 माइनस 2 4.8, इसमें 9.6 हो गया, इसका गुणा हुआ, यानी 20 माइनस 9.6, ये हो गया 9.6.4 यानी 10.4। जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुई वह 10.4 हो गई मात्रा, और जो इक्विलिब्रियम कीमत हुई वह 4.8 हो गई। ये सिंपल कंडीशन है, जबकि कोई न टैक्स लग रहा है प्रति इकाई न अनुदान हो मिल रहा है। सिंपली जब सवाल आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही कर देने से आपको तुरंत आंसर आ जाता है। लेकिन अगर कंडीशन लगा दे रही है, जब सरकार प्रति इकाई 1 रुपये कर लगा देती है तो सब कुछ स्थिति कर लगा देती है उस स्थिति में भी, और सब्सिडी देती है उस स्थिति में भी। जो प्रोसेस होगा साम्य स्थिति में क्वांटिटी और सब प्राइस निकालने का, वो यही होगा, इसी तरह सॉल्व करना होगा। केवल एक थोड़ा सावधानी रखनी होगी कि जब सरकार प्रति इकाई कर लगा देती है तो जो हमारा सप्लाई वाला फंक्शन होता है उसमें जो प्राइस होता है उसमें 1 की कमी हो जाती है। जितने भी टैक्स लगाए, जैसे दूसरी कंडीशन कर रही है कि सरकार 1 रुपये प्रति इकाई कर लगा देती है, तो जो हमारा सप्लाई फंक्शन होगा उसमें 1 की कमी हो जाएगी। यानी सप्लाई फंक्शन हमारा क्या था, -4 प्लस 3p था। अब यहाँ पे p में चूंकि 1 रुपये टैक्स कटौती रहती है तो इसका 1 रुपये माइनस हो जाएगा। अगर 2 रुपये होता तो p -2 कर देते, 3 रुपये होता तो p -3 कर देते। अब यानी सप्लाई फंक्शन अब क्या हो जाएगा, -4 प्लस 3p -3, यानी -4 प्लस -3 इधर आ जाएगा, -7 हो गया प्लस 3p। यस, अब इक्विलिब्रियम प्राइस और मात्रा निकाल लीजिए। डिमांड फंक्शन वैसे ही रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में d इक्वल टू s हो जाएगा। तो d दिया हुआ है 20 माइनस 2p और सप्लाई है -7 प्लस 3p। 2p को इधर ले जाइए, 3p प्लस 2p इधर आ जाएगा 20 प्लस 7 इधर आ जाएगा 27 बराबर 5p। तो 27/5 बराबर p, तो p इक्वल टू हो जाएगा 5.4, यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वह हो जाएगी 5.4। इसी तरह p बराबर 5.4 हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। इस इक्विलिब्रियम प्राइस को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमको मिल जाएगी। मान लीजिए हम डिमांड फंक्शन में ही रखते हैं तो क्वांटिटी हमको मिल जाएगी 20 माइनस 2p, p के स्थान पर रख देंगे 5.4, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 10.8 मीन्स हो जाएगा 2 हुआ 11 हुआ और यहाँ 9 बचा 9.2। ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई 5.4, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई 9.2, तब जबकि सरकार प्रति इकाई 1 रुपये टैक्स लगा देती है। अब तीसरी कंडीशन देख रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब सरकार प्रति इकाई 50% सब्सिडी देती है तो उस स्थिति में जो सप्लाई फंक्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -4 प्लस 3p में हम उतना जोड़ देंगे, यानी 0.5 रुपये में जोड़ा जाता है तो यहाँ 50 पैसे अनुदान देती है तो हम 0.5 रुपया लिखेंगे। यानी फंक्शन हो जाएगा सप्लाई फंक्शन हमारा -4 प्लस 3p और यहाँ 3 का उसमें गुणा होगा तो 5 3 15 यानी 1.5, इसमें 4 से माइनस हो जाएगा, ये सप्लाई फंक्शन हो जाएगा 3p -4 और प्लस 1.5, तो 4 में से 1.5 घटेगा -2.5 आ जाएगा ये सप्लाई फंक्शन। डिमांड फंक्शन हमारा वही रहेगा, डिमांड फंक्शन है 20 माइनस 2p। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में चूँकि डिमांड बराबर सप्लाई है तो ये कंडीशन हम लगा देंगे सप्लाई डिमांड को, और उस स्थिति में हम देखते हैं
कि हमारा मान कितना मिलता है, तो सप्लाई फंक्शन है 3p माइनस 2.5 और डिमांड फंक्शन है 20 माइनस 2p। फिर 2p को इधर लाए, 3p प्लस इधर आएगा 2p प्लस हो जाएगा, इधर 20 है इधर माइनस है तो ये हो जाएगा 2.5 इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ 5p हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.5, तो p की वैल्यू हो जाएगी 22.515, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 चौक 20, 2 और 4 यानी 4.5। इक्विलिब्रियम जो प्राइस होगी वह 4.5 होगी। अब इसी इक्विलिब्रियम प्राइस का अगर हम मान इसमें रख लेंगे तो हमको इसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाएगा। चाहे जिस इक्वेशन में रखें, डी बराबर में रख लेते हैं 20 माइनस 2p, तो 20 माइनस 2 और इसको वैल्यू हो जाएगी 4.5, 20 माइनस 9 बराबर 11, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 11। तो इस तरह जितने भी मांग फलन और पूर्ति फलन से संबंधित सिंपल समीकरण के जो यूज होंगे, आपके इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए सवाल आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ एक कंडीशन लगाएंगे, जो भी डिमांड और सप्लाई के फंक्शन दिए होंगे उनको बराबर कर देंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे तो संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत मिल जाएगी। और अगर कोई कंडीशन होती है, प्रति इकाई 1 रुपये कर लगा देती है या कुछ किसी भी मात्रा में लगाती है, तो सप्लाई वाले फलन में प्राइस में उतने की कमी कर देंगे। अगर सब्सिडी देती है तो सप्लाई वाले फलन में हम प्राइस में उतना जोड़ देंगे रुपए में, और इस प्रकार सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के सवाल जो भी होंगे हम उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।